नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निर्भय प्रताप सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टेक आचार में स्वागत करता हूं। मैंने इस अपने चैनल पे सी की एक सीरीज़ चालू की है जो कि हिंदी में है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ सी और प्रोग्राम स्ट्रक्चर सीखा था। और सी एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, इसमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, तो आपको पूरा प्रोग्राम उस स्ट्रक्चर के तहत बनाना होता है। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक्स ऑफ सी पढ़ेंगे, जिसमें कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, और सी में यूजर इनपुट कैसे लेते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कीवर्ड से। कीवर्ड्स इन सी। ओके, तो कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मींस रिजर्व वर्ड्स। ओके, जिनके जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं और इनकी अपनी एक स्पेशल मीनिंग होती है जो कि कंपाइलर को पता होती है। तो जब कभी ये कीवर्ड कंपाइलर को कंपाइलेशन के टाइम मिलते हैं तो वो समझ जाता है इस वर्ड की वर्किंग क्या है। तो यदि आप आईडी यूज करेंगे तो वो डिफरेंट कलर से भी आईडी में शो होते हैं। आपका दूसरा टेक्स्ट दूसरे कलर से दिखेगा, बट जो कीवर्ड्स होते हैं वो अलग कलर से दिखेंगे। तो हमारे सी में 32 कीवर्ड्स हैं। तो सी हैज़ 32 कीवर्ड्स, और मोस्टली कीवर्ड्स लोअर केस में है सी में, बट बाद में कुछ कीवर्ड्स ऐसे ऐड हुए हैं जिनमें अपर केस भी यूज है। और कीवर्ड्स एक मेन जो रूल है, आप कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कीवर्ड है, जैसे अभी कीवर्ड की बात करें तो हमारा जो INT इंट, ठीक है, वो एक कीवर्ड है। तो आप अपने किसी वेरिएबल का नाम या किसी फंक्शन का नाम आप उसको इंट नहीं रख सकते। और सी जो है वो पूरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आप अब यदि आपने बात करें केस सेंसिटिव का मतलब, यदि आपने INT इंट लिखा तो ये अलग है, और यदि आपने पहला लेटर INT ऐसे लिखा तो ये भी डिफरेंट माना जाएगा, और ये भी डिफरेंट ही है। ओके, तो मतलब कि हमारी जो सी लैंग्वेज है पूरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो कीवर्ड्स ये अपने जितने भी 32 कीवर्ड्स में वही सब आते हैं। जैसे हमारे जितने भी डेटा टाइप्स हो गए, इंटीजर, INT, फ्लोट, कैर, ठीक है, लॉन्ग, और जो इफ एल स्विच केस के ये जो कीवर्ड्स है, ये सारे कीवर्ड, लूप हो गए, फार, डू वाइल, वाइल लूप, ठीक है। और बहुत सारे कीवर्ड्स है। जैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्ट लिखेंगे, यूनियन बनाएंगे यूनियन लिखेंगे, ठीक है, इनम लिखेंगे। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। ओके, तो दूसरा जो टॉपिक की बात करते हैं वो हमारी आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो सी में हर लैंग्वेज के अपने आइडेंटिफायर्स लिखने के तरीके होते हैं। टी फायर्स इन सी। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स की बात करें तो आइडेंटिफायर क्या करते हैं। आइडेंटिफायर हमको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शन, इनके जो जो आप नेम लिखोगे ये सब, यही सब आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम कोई सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, INT इंट a इक्वल टू 5, तो ये 5 क्या है, ये तो वैल्यू है, बट ये a जो है इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। अच्छा, आगे की यदि इसकी बात करें मेमोरी स्ट्रक्चर की, तो मान लेते हैं हमारी जो मेमोरी है इसके सेल्स हैं, अभी हमने ऐसे बना दिया समझने के लिए। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। सपोज इसका 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है। ठीक है, तो ये हमारा जो 5 है ये हमारे किसी भी ब्लॉक में जो पहले से एम्प्टी होगा उसमें जाके ये 5 स्टोर हो जाएगा। ओके, ये 5 हमारा स्टोर हो गया। और
ए चूँकि आइडेंटिफायर है तो ए हमारा इस जो ये वाला ब्लॉक है जहाँ पे हमारी वैल्यू 5 की स्टोर है, इसको पॉइंट कर रहा होगा, मतलब ये ब्लॉक हमारे आइडेंटिफायर के साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कभी आगे चल के यदि हम चाहेंगे तो कहीं भी प्रिंटफ में यदि आगे हम एड्रेस ऑपरेटर की भी बात करेंगे, जो एम्परसेंड का साइन होता है, इसको यहाँ सी में एड्रेस ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं सिंगल एंड को। तो यदि आप कहीं पे प्रिंटफ पे ए लिखोगे तो आउटपुट पे क्या आएगा, उसकी इंटरनल वैल्यू। ठीक है, बट एड्रेस आप ए लिखोगे तो आउटपुट पे क्या आएगा, जो इस मेमोरी का अपना इस ब्लॉक का जो भी एड्रेस होगा। ये तो अभी हमने समझने के लिए 102 रख दिया, तो ये आपके स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 102। ठीक है, तो उसकी भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे, क्योंकि सी हमारी पॉइंटर सपोर्ट करती है, और पॉइंटर का मतलब ये होता है कि हम इस वैल्यू को, मतलब ए को हम उसके ये मेमोरी एड्रेस के थ्रू जाके अपडेट कर दें, गेट कर ले, वो सारा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स की यदि बात करें, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, तो यदि रूल्स की बात करें तो कुछ रूल होते हैं, और हर लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स बनाने के रूल होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो कभी भी एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, ये तो बेसिक रूल है, ये मैंने कीवर्ड्स में भी आपको बताया था। दूसरा रूल की बात करें तो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, अपर और लोअर केस के, डिजिट्स हो गई, और स्पेशल कैरेक्टर में केवल आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ओके, और तीसरा रूल क्या है कि आप आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग कभी डिजिट से नहीं कर सकते। ठीक है, वो अल्फ़ाबेट से होगी या फिर अंडरस्कोर से होगी। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको अच्छा समझ आएगा कि वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, एक सैम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने लिखा एज, ये हमारा वैलिड है। ठीक है, आपने ऐसे भी एज लिख दिया तो ये भी वैलिड है। आपने ऐसे एज लिख दिया, ये भी वैलिड है। ओके, आपने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए एज 1, ये भी वैलिड है। आपने ऐसे अंडरस्कोर एज ऐसे लिखा, ये भी वैलिड है। जैसे अभी आप लिखते हैं, मान लीजिए फ़ोन नंबर, फ़ोन एनो, अंडरस्कोर लिख दिया एनो, ये भी वैलिड है। ओके, तो मतलब कि जो हमारी आइडेंटिफायर्स के लिए है वो हमारा A to Z एंड A to Z एंड 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ये समझ लीजिएगा, ये हाइफन नहीं है, ठीक है, डैश नहीं है, अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर। ओके, तो इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी आइडेंटिफायर इजीली आप बना सकते हैं, अंडरस्कोर। इसके अलावा कुछ भी आप यूज करते हैं, जैसे कि डॉलर साइन यूज कर दिया, परसेंट यूज कर दिया, एस्टिक यूज कर दिया, तो वो हमारे इनवैलिड हो जाएंगे। मतलब जैसे सैंपल के तौर पे हम लोग देख लें तो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की बात करें तो कैसे इनवैलिड होगा, मतलब जैसे कि आपने लिख दिया आगे कुछ भी डॉलर साइन के साथ एज, ये आपका इनवैलिड है। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया माय और एक स्पेस डाल दिया, फिर नेम, ठीक है, ये यहाँ पे ये एक स्पेस है, तो ये भी हमारा इनवैलिड ही आइडेंटिफायर रहेगा। ठीक है, आपने ऐसे स्टार्टिंग में डिजिट लिख दिया, जैसे 1 mg की बात करें, 1 mg, ठीक है, आप लास्ट में किसी भी, ये रूल ही मैंने बताया कि आइडेंटिफायर्स की स्टार्टिंग में कोई भी डिजिट नहीं हो सकती। ठीक
है, तो ये भी हमारा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स भी मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी दूसरी बात क्या हो सकती है, तो ये हमारा रूल्स हो गए आइडेंटिफायर के, कुछ हमने सैंपल देखे वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर का। अभी स्कोप्स देखते हैं आइडेंटिफायर के स्कोप। तो स्कोप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। ओके, तो स्कोप की बात करें तो सी में आइडेंटिफायर के दो तरह के स्कोप होते हैं। पहला ग्लोबल आइडेंटिफायर और दूसरे लोकल आइडेंटिफायर। ग्लोबल को हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं। तो ग्लोबल आइडेंटिफायर पहला क्या हो गया हमारा ग्लोबल आइडेंटिफायर। ये हमारा पहला पॉइंट है ग्लोबल आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ग्लोबल आइडेंटिफायर कौन से आइडेंटिफायर होते हैं, जैसे हमने एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे हमने बनाया हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h। ठीक है, ये लाइन आपके तो प्रोग्राम में मस्ट आनी, तो इसको आप याद ही कर लीजिए कि आपको कभी भी प्रोग्राम बनाना है तो मिनिमम 1 इंक्लूड करना है, हैश इंक्लूड stdio.h, क्योंकि बेसिक है कि आपको कहीं ना कहीं आउटपुट के लिए कुछ भी लिखेंगे और इनपुट के लिए लिखेंगे तो भी दोनों फंक्शन हमारे इसी लाइब्रेरी में होते हैं। ठीक है, तो अभी आपने लिख दिया हैश इंक्लूड, प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैंने बताया था, आपने हेडर का पार्ट कर दिया। दूसरा हमारा जो है ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन में ही यदि आपने कोई भी फंक्शन बनाया, वेरिएबल बनाया, वही सारे आइडेंटिफायर्स होते। तो हमने क्या किया, एक हमने इंटीजर टाइप का int, हमने एक वेरिएबल बना दिया मार्क्स। ठीक है, इसकी मान लो वैल्यू भी दे दिया 100। तो ये हमारा क्या होगा ये मार्क्स जो है आइडेंटिफायर है, और ये चूँकि मेन मेथड के बाहर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर या ग्लोबल आइडेंटिफायर। और हम इसको अपने मेन मेथड के अंदर int मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर हम अपने इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल है तो इसका स्कोप है पूरे आपके प्रोग्राम में वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। printf, जैसे हमने यहाँ दे दिया कि द वैल्यू, ये तो कुछ भी आप लिख सकते हैं डबल कोट के अंदर, जो कि वहाँ आपका जब वैल्यू प्रिंट होगी उसके आगे वो आके लिखेगा वैल्यू हाफ मार्क्स। ठीक है, अब अभी नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट करानी थी तो हम लोग प्रिंटअप में ऐसे ही बंद कर देते थे। ठीक, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाती थी, बट हमें ऐसे नॉर्मल नहीं करना है, ऐसे नहीं, हमको इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराना है। तो कैसे लिखेंगे, तो उसका अलग सिंटैक्स होता है। ठीक है, उसका सिंटैक्स अलग कैसे होता है, दूसरी लाइन में हम लोग देखते हैं। printf आपने ऐसे लिखा कि द वैल्यू ऑफ मार्क्स, और यहाँ बंद किया। एक दूसरा पैरामीटर पास करना होगा जिसकी वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं इसके आगे, तो वो क्या होगा, जो आपने ये वेरिएबल ऊपर बनाया था उसका नाम, आइडेंटिफायर्स का नाम। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन से आप टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि क्या होगा कि यदि आपने ऐसे लिख दिया तो नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हमें इसका एक तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात भी अभी हम करेंगे इनपुट लेते समय, बट अभी आपको हम बता दें कि फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब कि ये यदि इंटीजर टाइप का है तो हमें यहाँ पे जहाँ पे इस लाइन के आगे जहाँ भी प्रिंट कराना है, यहीं सेम इसके आगे, या न्यू लाइन अगली न्यू ये प्रिंट हो उसके आगे न्यू लाइन पे है तो यहाँ पे /n लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d स्मॉल लेटर। ठीक है, तो यदि आप %d लिखेंगे तो आउटपुट में कैसे आएगा, ये लिखेगा द वैल्यू ऑफ मार्क्स, और मार्क्स के आगे लिखा होगा 100।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन। और यहाँ यदि हम आउटपुट की बात करें तो कैसे आएगा आउटपुट हमारे स्क्रीन पे, लिख के आएगा द वैल्यू ऑफ मार्क्स 100, क्योंकि हमारे मार्क्स की वैल्यू क्या है, मार्क्स आइडेंटिफायर में हमने 100 स्टोर किया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू जो प्रिंट हो जाएगा 100 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, लोकल आइडेंटिफायर। तो हम लोकल आइडेंटिफायर की बात करें तो लोकल आइडेंटिफायर्स, ओके। तो लोकल आइडेंटिफायर्स क्या होंगे, जो हमारे मेन मेथड के अंदर जितने भी वेरिएबल आप बनाओगे वो लोकल आइडेंटिफायर्स होंगे। तो यदि हम सैंपल देखें, ये मार्क्स वाला ही देखते हैं जल्दी जल्दी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन हमारी है हैज़ इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अभी हमको ग्लोबल कोई आइडेंटिफायर नहीं बनाना, तो इसके जस्ट नीचे हम अपना int, यदि आप ये नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट int समझेगा आपका कंपाइलर, लेकिन हम लोग कि सीख रहे हैं तो लिखते हैं int मेन, और यहाँ पे हमने अंदर इंटीजर लिख के और ये मार्क्स बनाया इक्वल टू 100 लिख दिया। ओके, अब हमारा printf की बात करें, printf द वैल्यू ऑफ मार्क्स, और ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करी थी, जो कि इंटीजर है तो %d होगा। और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पैरामीटर क्या होगा हमारा इसका, printf का वेरिएबल का नाम जिसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, रिटर्न 0, और ये हमारा बंद हो गया। तो ये एक हमने सैंपल देखा किसका है, लोकल आइडेंटिफायर। ये जो हमारे मेन मेथड के अंदर जितने भी आइडेंटिफायर ये हम बनाएंगे वो हमारे सारे लोकल आइडेंटिफायर्स होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ स्विच होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की यदि बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूज़र इनपुट। मैंने बात करी थी कि सी में यूज़र इनपुट कैसे लेता है, तो यूज़र इनपुट इन सी। तो जो मेन फंक्शन है वो है हमारा स्कैनफ। ठीक है, अधिकतर जो स्कैनफ होगा वो आप यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, और कुछ स्ट्रिंग टाइप के इनपुट के लिए भी कुछ फंक्शंस होते हैं, वो जब हम लोग स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर उन फंक्शंस को पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम केवल अभी बात करेंगे स्कैनफ की। ये स्कैनफ जैसे प्रिंटफ होता है आउटपुट के लिए, वैसे ही स्कैनफ हमारा होता है, ये फंक्शन होता है इनपुट के लिए। ठीक है, तो यदि इसके हम सिंटैक्स की बात करें, तो सिंटैक्स कैसे होगा, ये तो होगा, हम पहले लिखेंगे स्कैनफ। ठीक है, स्कैनफ, और उसके बाद ये पहले उसमें आप पैरामीटर में आप बताओगे फॉर्मेट, क्योंकि आप इनपुट ले रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया, और फिर हम अपने वेरिएबल्स बताएंगे। बट वेरिएबल्स के आगे आपको हमेशा एड्रेस ऑपरेटर लगा के बताना होगा। ठीक है, var1, ठीक है, var2 आप लगाना तो ये भी लगाओगे, var2, ऐसे करके आप कितने भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कैनफ का सिंटैक्स। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं, आपको ये भी समझा देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें तो फॉर्मेट हमारा स्पेसिफायर, और ये इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं टाइप। ठीक है, किस टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यदि हम %c की बात करें तो ये किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, कैर। ठीक है, %d जो है हमारा वो है
इंट के लिए INT इंटीजर मीन्स, ठीक है, डेसिमल से समझ लीजिए D। और %F1 मीन्स फ्लोट हो गया, ठीक है। %F के बाद बात करें %L मतलब लॉन्ग, ठीक है। और ये दो तरह से हम इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हैं, एक तो L या फिर LD भी लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग टाइप के लिए। इसी तरह यदि फ्लोटिंग पॉइंट में डबल की बात करें, ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, LF, ठीक है। मतलब ये समझ लो लॉन्ग और फ्लोट मिला के बना दिया गया, ठीक है। एक %ES भी आप पढ़ेंगे देखेंगे, बट वो कैरेक्टर सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो इसको आगे देखेंगे इसको भी, ओके। तो कैसे है कि यदि आपने स्कैनफ यूज़ किया तो आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने होंगे, ओके। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के हम लोग देखते हैं। आपको सबसे पहली लाइन लिखनी है, ये तो हमने बता रखा है, इसको आप कसम खा लीजिए, हैज़ इंक्लूड stdio.h, ओके। फिर हमारा हो गया मेन मेथड INT मेन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले तो हमने ले लिया एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया INT NUM1, और एक हमने बना लिया फ्लोट टाइप का। यदि आप इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे नेक्स्ट वेरिएबल भी इंटीजर होता है, तो आप यहीं कामा लगाते हैं INT2, मतलब ऐसे कामा लगा के सेम लाइन पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने फ्लोट टाइप का दूसरा वेरिएबल बनाया NUM2, ओके। अब इन दो वेरिएबल्स को हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए तो केवल स्कैनअप की बात होगी, बट चूँकि हमारे जो टर्मिनल होगा जहाँ से हम इनपुट देंगे, वहाँ पे कुछ वैसा मैसेज भी लिखा हुआ आना चाहिए ना, जिससे यूज़र को पता चले कि उसको भी इनपुट देना है इस लाइन के आगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक प्रिंटफ से मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा यूज़र के सामने। उसमें लिखोगे इनपुट या इंटर टू नंबर, पूरा मैसेज भी लिख सकते हो आप कि इंटर फर्स्ट नंबर एज इंटीजर एंड सेकंड नंबर एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो एज इट इज जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो वहाँ प्रिंट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि इनपुट नई लाइन से दे तो यहाँ /n न्यू लाइन करेक्टर आप लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं लगाते तो इसी के आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, आपके आउटपुट के लिए वेट कर रहा होगा, ओके। तो हमने दे दिया scanf, और जैसे कि बात हुई थी कि सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो पहला हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर, ठीक है। तो पहला हम क्या लिख दें, इंटीजर का %d, फिर एक स्पेस और %f मीन्स फ्लोट पॉइंट नंबर के लिए, और फिर उसके आगे आपको वेरिएबल्स नेम लिखने हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखना है, स्कैनफ में हम एड्रेस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल नेम देंगे, तो एंड का साइन %num1 कामा %num2, ओके। तो यदि एड्रेस ऑपरेटर इसलिए बात करते हैं क्योंकि जो वेरिएबल है ना वो हमारा आइडेंटिफायर, वो तो उसकी वैल्यू को पॉइंट, जो हमने बात किया था ना कि एक मेमोरी होगी, मेमोरी में मान लो इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, और ये हमारा num1, ठीक है। जैसे हमने बनाया तो इस ब्लॉक को num1, ये ब्लॉक num1 के साथ एसोसिएटेड होगा, बट चूँकि हमें इनपुट देते समय उस वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करानी, जैसे num1 में आपने 5 डाला तो 5 यहाँ पे जाके स्टोर होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। आप num केवल लिखते तो ये वेरिएबल की बात है, बट आपने ये एंड num लिखा तो ये यहाँ पे क्या कंपाइलर को समझ में आएगा कि यहाँ पे इस एड्रेस की बात की गई है, जो भी वैल्यू इनपुट हुई वो जाके इस एड्रेस में सेव होनी है, ओके। तो इसलिए ये आपको %साइन लगाना ही लगाना है, ठीक है। अभी आपको आउटपुट में इसको प्रिंट करना है, तो फिर से आप लिख सकते हो कि printf इन
इंटर्ड नंबर्स, पहला नंबर हमारा जैसे हम आउटपुट पे चाहते हैं परसेंट डी जाए, दूसरा नंबर कौन सा जाए, एंड लिखा हो तो एंड लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके आगे आप परसेंट एफ लिख दिए, ओके। और यहाँ पे प्रिंटअप में आपको प्रिंटअप में याद रखना है कि केवल हमको वेरिएबल का नाम लिखना है, यहाँ पे एंड का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। num1 एंड num2, और इसको हमने बंद कर दिया। अच्छा एक बात और बता दें, यदि आपने यहाँ पे साइन लगा दिया तो क्या होगा, फिर आपके आउटपुट पे 5 नहीं आएगा, फिर आपके आउटपुट पे ये 100 आएगा, क्योंकि आप क्या यहाँ एंड का साइन मतलब क्या बात कर रहे हैं, अभी बात की ना कि ये यदि आप ये पूरा वर्ड लिखते हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं, इसका एड्रेस, ओके। तो यदि आपने यहाँ पे एंड का साइन लगा दिया तो आउटपुट में 5 ना मिलके क्या मिलेगा, आउटपुट में जो इस ब्लॉक का एड्रेस होगा वो मिलेगा, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न 0 और ये हमारा प्रोग्राम हो गया बंद, ठीक है। तो अभी जैसे परसेंट एफ की थोड़ी सी और डिटेल में बात करें, क्योंकि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारा कुछ ऐसे हो सकता है कि 2.34, ठीक है, 5 कुछ भी, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम चाहते हैं कि हमारी केवल 2 डिजिट तक ही आउटपुट आए, राउंड ऑफ होके आए, ठीक है। तो उसके लिए हमको फिर परसेंट एफ ना लिख के उसको फुल डिटेल में बताना होगा। आप कैसे लिखोगे, आपने मीन्स लिख दिया कि पर इसमें लिख दिया परसेंट 6.2f, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट से पहले का मतलब होता है ये टोटल आपका टोटल जो आउटपुट जाना है उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, मिनिमम लेंथ, क्योंकि वो ट्रंकेट नहीं करेगा। आपने 6 लिख दिया मतलब कि जो ये पूरी वैल्यू उधर प्रिंट होनी है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप उससे कम लिखेंगे तो आप वो क्या करेगा, उसमें स्पेस, उसमें कुछ एरर नहीं देगा, बट वो अपने तरफ से स्पेस ऐड कर देता है प्रिंट कराते समय, जो कि आपको कहीं दिखने में कोई इशू नहीं करेगा, ठीक है। बट मेन रोल जो प्ले करेगा वो ये करेगा। आपने पॉइंट में 2 दे दिया तो मतलब आउटपुट पे आपके ये 2 ही डिजिट जाएंगे, वो भी राउंड ऑफ होके, मतलब 5 है 5 से बड़ा तो इसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है, जो कि मैथ में चलता है वो सेम यहाँ भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आउटपुट में आपको ये 2 डिजिट ही मिलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट के, ओके। तो नेक्स्ट अलग टाइप का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा हो जाएगा कि हम स्ट्रिंग को कैसे इनपुट लेते हैं, ठीक है। उसकी बात करें कि हम स्ट्रिंग इनपुट कैसे करेंगे, स्ट्रिंग इनपुट यूजिंग scanf, ठीक है। तो इसकी बात करें तो एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। हैज़ इंक्लूड io.h, ओके, ये हमने इंक्लूड कर लिया, हमारा int मेन मेथड हो गया। और ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे है, सी में हमको एरे की हेल्प से कैरेक्टर एरे बनाना पड़ता है। एरे जब अच्छे से डिटेल में हम आगे एरे पढ़ेंगे तो भी देखेंगे, बट चूँकि अभी कैसे स्ट्रिंग इनपुट लेना वो आपको बताते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी हम एरे बनाते हैं जिस भी टाइप का, तो उसका पहले डेटा टाइप लिखेंगे। चूँकि अभी स्ट्रिंग की बात है तो हम लिखेंगे कैर, ठीक है। कैरेक्टर एरे वहाँ होता है, कुछ जो भी वेरिएबल का नाम देना, मान लेते हैं नेम हमने दे दिया, नेम, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसमें हमको साइज़ बतानी होती है, ठीक है। तो हमने डाल दिया 20, ओके। अब एक मैसेज भी देना ज़रूरी है, वो हमने बताया है, तभी यूज़र को समझ में आएगा कि इनपुट हमें देना है। तो प्रिंटर में हमने लिख दिया कि इंटर नेम, तो ये हमने इंटर कर दिया। अब स्कैनफ, अब चूँकि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात बताई गई थी, तो कैरेक्टर एरे के लिए मतलब स्ट्रिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, एस,
%f ये हमारा हो गया ये, और यहाँ पे वेरिएबल नेम। ओके, अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, जब वहाँ हम इनपुट में फ्लोट इंटीजर ले रहे थे तो हम हमेशा यहाँ पे एड्रेस लिखते थे, एड्रेस का साइन देन वेरिएबल नेम। बट जब भी हम एरे की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग एरे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी % का साइन नहीं लगाना है। ठीक है, वो क्यों नहीं लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लगाना है। इसको हमको इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि जब हमारा एरे मेमोरी में बनता है तो वो कॉन्टीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करेगा। आपने 20 बॉक्सेस डाल दिए, अपना ये 20 ब्लॉक्स का एक एरे हो जाएगा, और जो हमारा उसका नेम होगा, ठीक है, वो हमारा हमेशा ये पहली लोकेशन को पॉइंट करता होगा। मतलब कि ये नेम जो है केवल नेम, क्योंकि हम तो वैल्यू ऐसे प्रिंट कराएंगे ना, नेम 0th इंडेक्स, ये हमारा यहाँ की वैल्यू की बात की जाए तो नेम और ब्रैकेट 0। ये एरे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इस वैल्यू की बात करेंगे तो इस कैरेक्टर की बात होगी तो नेम 1, ये हमेशा हमारा इनका जो इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 ऐसे ही करके चलेगी। ठीक है, बट केवल यदि नेम की बात करें, वेरिएबल नेम की, तो जो इसका एड्रेस होगा, सपोज हमने 101 एड्रेस है इस ब्लॉक का, तो वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। और हम जब इंटीजर फ्लोट इन सब वेरिएबल की बात करते थे तो भी हमको इसी 101 की वैल्यू चाहिए होती थी इस एड्रेस की, तो इसलिए हमको उसके आगे एंड का साइन लगाना पड़ता था। जो कि बट यहाँ एरे में क्या है कि एरे के पहले इंडेक्स जो है पहला इसका एड्रेस मेमोरी का, वो ऑलरेडी इसमें नेम के साथ एसोसिएटेड होता है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है एड्रेस ऑपरेटर। ओके, तो ये हो गया। यदि हम फिर से आउटपुट प्रिंट कराना चाहते हैं कि हमारा इनपुट जो भी लिया वही जस्ट नीचे दिख जाए, तो फिर से हमको आउटपुट प्रिंट कराने के लिए आपको पता ही है प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। कुछ भी वैल्यू डालना, वैल्यू डालिए कि योर नेम, ठीक है, और उसके आगे जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखनी लिखिए। बट फिर से यदि वैल्यू प्रिंट करानी तो फिर हमको यहाँ पे %s बताना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पैरामीटर में क्या पास होगा, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमको प्रिंट करानी है, ये प्रिंट करा दिया। रिटर्न अपना कुछ भी 0 1 कुछ भी लिखिए, कंपाइलर यहीं से जान जाएगा, आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऐसे, और हमारे और भी स्ट्रिंग के इनपुट के मेथड्स होते हैं, गेट कैर गेट्स, तो इन सब की हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से इसके आगे का कवर करेंगे। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।